Hello students, today we are going to learn about our chapter 3rd for class 7 science. Okay, so let's get started. So as you all know, our chapter 3rd, its name is structure of matter. Okay, so firstly, what is a matter? What is a matter? The things which you are seeing in your daily life and your nearby places is known as matter. For example, the matter is a wooden. Okay, wood is a matter and your house is a matter, है ना? So all of these things which are you seen in your daily life environments are called a matter. ठीक है? So matters जो है हमने क्लास 6 में बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी matters के बारे में, कितने टाइप्स के matters होते हैं एंड उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. अब क्लास 7 में हमारा चैप्टर 3rd है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. अब मैटर के हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, इनसाइड भी और आउटसाइड भी. ओके, सो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ. तो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि वी सी मेनी टाइप ऑफ सब्सटेंस ऑल अराउंड अस. ओके, सम आर सेपरेटेड. देखो, सम सब्सटेंस आर प्योर सब्सटेंस एंड सब सब्सटेंस आर मिक्सचर. So the mixtures are separated in their constituent particles with the help of many processes, many physical and chemical processes. ठीक है, मैं ये बोलना चाह रही हूँ जैसे हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि मिक्सचर भी होते हैं और प्योर सब्सटेंस भी होते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. देखो, पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन एटसेट्रा. No chemical reaction is involved in this process. Okay? So mixture, कोई भी मिक्सचर है उसे हम सेपरेट करने के लिए कौन से प्रोसेस का यूज़ करते हैं? पिकिंग का, फिल्ट्रेशन का, सब्लिमेशन का एटसेट्रा. ठीक है, तो पिकिंग क्या होती है? हैंड पिकिंग, आप हाथ से उसको फिल्ट्रेट करते हो. फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन के लिए इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे फिल्ट्रेट पेपर आता है, छन्नी बोलते हैं उसे, तो उससे हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करते हैं. क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन के लिए देखो क्या करते हैं, जैसे कोई भी सॉल्ट रख दिया आपने, उसमें आप ऐसे रोप जैसा कुछ डाल देते हो और उसको छोड़ देते हो, रेस्ट पे छोड़ देते हो, तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, वो क्रिस्टल बन के सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम द सॉल्वेंट. ओके, सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच द सॉलिड सब्सटेंस और द सॉलिड मैटर आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म. इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है कैम्फर. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैम्फर? अ कपूर. ओके, कपूर का जैसे जलाते हो तो लिक्विड नहीं बनता, वो सीधे गैस बन के उड़ जाता है. ठीक है, तो सब्लिमेशन होता है. नो केमिकल रिएक्शन. ये तो ये जो प्रोसेसेस हमने देखे इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है. ये क्या है? ऑल फिजिकल प्रोसेस. ऑल आर फिजिकल प्रोसेसेस. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल प्रोसेस एंड फिजिकल प्रोसेस? फिजिकल प्रोसेस मतलब जो फिजिकली हो रहा है. केमिकल प्रोसेस मतलब जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसे हम केमिकल प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है, substance who are constituent be separated simple physical process are called a mixture. ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस है जो भी फिजिकल मेथड से हम सेपरेट जिन्हें कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसे हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर. ओके, ऑल सब्सटेंस आर हाउएवर नॉट मिक्सचर. देयर आर सम सब्सटेंस whose constituent कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड. दे आर कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस. ठीक है, तो देखो ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिसे हम फिजिकली क्या कर दें, उसे हम हटा दें, उसे हम सेपरेट कर दें, तो उसे हम मिक्सचर बोल रहे हैं. और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम इस सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, है ना. जिसे हम फिजिकल जो कॉमन फिजिकल मेथड है उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. ओके, व्हाट इज अ मिक्सचर? द सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच इज सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस आर कॉल्ड अ मिक्सचर. And what is the pure substance? The substance which cannot be separated by simple physical method are known as pure substance. Okay, समझ आया? अब देखो 3.1 different structure of substance. Mixtures and pure substance can be recognized. Mixtures and pure substance can be recognized and identified by another method too. अब देखो कौन सा सब्सटेंस मिक्सचर है, कौन सा सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस है, हम कैसे पता लगाएं? इसके लिए मेथड्स बने. कैसे? इट इज़ बाय द चेंज इन द स्टेट ऑन हीटिंग. तो हमें अगर डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन द मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस तो आप उसको गर्म करके देख लो. ओके, प्योर सब्सटेंस चेंज देयर स्टेट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वेयर दिस टेम्परेचर फॉर मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड. अब देखो
प्योर सब्सटेंस जो रहते हैं वो अपना स्टेट चेंज करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट चेंजिंग? मीनिंग स्टेट आर 3 टाइप्स. हाँ, नॉर्मली हम 3 टाइप्स के स्टेट पढ़ते हैं, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड. ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एक फिक्स्ड पॉइंट में, मीनिंग फिक्स्ड टेम्परेचर में अपना स्टेट चेंज करते हैं, वेयर एज द मिक्सचर हैव नॉट या हैवेंट चेंज इट्स स्टेट इन अ फिक्स्ड टेम्परेचर. ओके, द टेम्परेचर डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट इन द मिक्सचर. ओके, तो देखो फॉर एग्जाम्पल आपने लिया बहुत सारा पानी ले लिया, उसमें 2 स्पून शुगर डाल दी. ठीक है, तो वो कम टाइम लेगा हीट होने में. देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया वाटर लिया बहुत सारा, उसमें बहुत सारी शुगर डाल दी, तो उसे मेल्ट होने में, मीनिंग अपना स्टेट चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू द 2 स्पून ऑफ शुगर. मैं कहना चाह रही हूँ अगर सॉल्वेंट में कम सॉल्यूट हो तो वो क्या लेगा, कम टाइम लेगा. एंड अगर सॉल्वेंट पे बहुत ज़्यादा सॉल्यूट हो तो वो ज़्यादा टाइम लेगा क्या करने में, अपने मैटर मीनिंग अपने स्टेट को चेंज करने में. समझ आया? ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मिक्सचर में कितना सॉल्यूट है एंड कितना सॉल्वेंट, जिससे हम कॉन्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसके लिए आपको कीवर्ड्स पूरे क्लियर होने चाहिए कि व्हाट इज अ सॉल्वेंट, व्हाट इज अ सॉल्यूट, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट, ये सब आने चाहिए आपको. ठीक है, अब देखो हमें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर समझ आ गए. ठीक है, तो मिक्सचर क्या होते हैं, जिसे हम कॉमन फिजिकल मेथड से अलग अलग करते हैं, और प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं जिन्हें हम सिंपल फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर पाते हैं. ओके, अब यहाँ पे देखेंगे प्योर सब्सटेंस को 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया गया है. एक है हमारा एलिमेंट, ये है हमारा कंपाउंड. देखो बेटा ये जो चैप्टर है ना बहुत ही क्या बोलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से पढ़ना. ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक है हमारा एलिमेंट, एक है हमारा कंपाउंड. तो इसके लिए फ्लो चार्ट पहले हम बना लेते हैं जिससे हमारे माइंड में रहे. हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा अ मैटर. सारी चीज़ें मैटर है हमारे आसपास, हम जो भी ये प्योर सब्सटेंस जो भी मिक्सचर पढ़ रहे हैं तो मैटर ही है ना. तो हम मैटर में इसका किंगडम नहीं बोलेंगे, आई थिंक सब ग्रुप बोलेंगे. फिर सब ग्रुप जो है हमारा मैटर होता है. ठीक है, अब मैटर को तुमने किया डिफरेंशिएट इन 2 टाइप्स. ठीक है, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, मिक्सचर, एंड यहाँ पे आप लिख दो प्योर सब्सटेंस, PS करके मैं लिख दे रही हूँ. ठीक है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेस. देन PS मीनिंग प्योर सब्सटेंस को तुमने डिफरेंशिएट किया इन 2 टाइप्स. फर्स्ट इज एलिमेंट, सेकेंड इज कंपाउंड. ठीक है, एलिमेंट एंड कंपाउंड. So what is a mixture? Mixture are those substances which are separated by the simple physical processes. What is a pure substance? Pure substance are those substances which does not or can not be separated by simple physical processes. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं what is the element and what is the compound. Okay, so here is the activities given. Beaker, कॉपर सल्फेट, पिन एंड वाटर. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस एक्टिविटी में क्या करना है एक्चुअली में. तो बस यहाँ इस सेशन में हम एक्टिविटी कवर नहीं करने वाले हैं. ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं टेबल नंबर 3.1. यहाँ पे दिया है टाइप ऑफ मिक्सचर्स. ओके, हाँ, टाइप ऑफ मिक्सचर्स, गैस इन गैस, एयर, गैस इन लिक्विड, सोडा वाटर, लिक्विड इन लिक्विड. अच्छा ये देखो ये क्या दिया है यहाँ पे, ये बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है इसमें. मिक्सचर किस किस को बोल सकते हैं हम, जिसमें मोर देन सॉल्यूट, देखो मोर देन 1 सॉल्यूट हो. देखो अगर तुम गैस में गैस डालोगे तो वो भी एक मिक्सचर होगा. ठीक है, गैस में गैस डाला तो ऐसा कौन सा मिक्सचर है ना, ऐसा कौन सा मिक्सचर है जो गैस में गैस है, ये यहाँ पूछना चाह रहा है. तो यहाँ पे एयर है. हाँ, गैस में गैस तो एयर ही होता है. गैस इन लिक्विड, अच्छा लिक्विड में कोई गैस डाल रहे हो तुम तो उसका एग्जांपल दो. सोडा वाटर. सोडा वाटर कैसे बनता है, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डालने से सोडा वाटर बनता है. ठीक है, उसको हम जो हम पीते हैं ना थम्स अप वगैरह वो सब में भी कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है. ठीक है, और क्या होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नॉर्मल वाटर. ठीक है, तो वाटर में हम ऑक्सीजन भी डालते हैं, ऐड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड करते हैं हम. ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड देखा जाए, लिक्विड इन लिक्विड, तो लिक्विड इन लिक्विड के बहुत सारे एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल आप पानी में वो कुछ भी डाल सकते हो, जैसे
लेमन जूस है ना, लेमन की जूस को स्क्वीज करते हो है ना, उसे डाल सकते हो। सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड में क्या सॉलिड, अच्छा ये तो वो है ना पानी में, वो डाल दो शुगर। सॉलिड एंड सॉलिड, एलॉयज, एलॉयज क्या होती है, एलॉयज आर अ मिक्सचर जो मोर देन टू सब्सटेंस या मेटल्स नॉन मेटल्स के मिक्स होने से बनती है। ओके, सॉलिड इन गैस, ओके गैस में सॉलिड, स्मोक, कैसे देखना, कभी कोई स्मोक करता है ना तो नीचे में उसका छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं, वो एक्चुअली में सॉलिड रहता है अंदर में, पर वो जो निकलता रहता है ना वो एक्चुअली में गैस रहता है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे गैस निकलता रहेगा, कोई स्मोक करता रहेगा, तो जब नीचे देखोगे जहाँ पे वो स्मोक कर रहा है तो नीचे में छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे, वो एक्चुअली में सॉलिड रहता है उसमें। ठीक है, समझ आया ना। चलो, ये रीपर का टेबल एग्जाम्पल है, इसे याद करना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, या कोई भी एग्जाम्पल ले लेना, समझ लेना बस। ठीक है, the other type of a pure substance are those which have only one constituent, they are called element. Okay, so what is the element, what is the element, element are those substance or those particles which have only one constituent in it. For example, आप सब जानते होंगे कि what is a सोडियम, सब जानते होंगे व्हाट इज अ सोडियम, और मैं थोड़ा और इजी ले लेती हूँ, व्हाट इज अ आयरन, है ना, आयरन क्या होता है, आयरन सब जानते हैं, आयरन क्या होता है, आयरन मतलब लोहा होता है, हम देखें आयरन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है आयरन एक एलिमेंट है। क्यों आयरन, क्यों एक एलिमेंट है, जब आप आयरन के स्ट्रक्चर को देखते हो, मतलब अगर आयरन को देखोगे और उसके अंदर में माइक्रोस्कोप से जूम करके देखोगे तो साइंटिस्ट को पता चला कि जो आयरन एलिमेंट है ना, जो आयरन हमारा एलिमेंट होता है, अब क्यों बोल रहे हैं एलिमेंट, मैं बता रही हूँ आपको, वो ना बस आयरन के एटम से ही बना हुआ है। ठीक है, आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है, इसे याद कर रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ अभी। ठीक है, वो आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा आयरन है ना वो आयरन से ही बना हुआ है। यस, तो ये तो बहुत ही ईजी बात है, आयरन तो आयरन से ही बनेगा, ईजी बात तो है, लेकिन आयरन एक एलिमेंट है जो कि आयरन के एटम से बना है। यस, व्हाट इज अ एटम, देखो जैसे ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स सब खेले होंगे, हम ब्लॉक्स से क्या बनाते हैं, धीरे धीरे ब्लॉक्स को यूनाइट करके, कलेक्ट करके एक जगह में रख के हम क्या बनाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हाउस बनाते हैं, है ना, बॉल टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। तो जो आपके ब्लॉक्स हैं वो एक्चुअली में एक यूनिट है ना, देखो पूरे हाउस का यूनिट क्या होता है, ब्रिक होता है, एक ब्लॉक होता है। तो वैसे ही आयरन जो है, जो एलिमेंट है, एलिमेंट का यूनिट क्या होता है, एटम, मतलब बहुत सारे एटम से ही एक एलिमेंट बनता है। ठीक है, समझ आया। तो व्हाट इज द एलिमेंट, एलिमेंट आर दो सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट मतलब एक ही चीज़ कंटेन करता है। देखो यहाँ पे बोल रहे होंगे बहुत सारे बच्चे कि एक ही चीज़ कहाँ कंटेन कर रहा है, तो बहुत सारे एटम कंटेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे नंबर नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे टाइप बोला जा रहा है, वो अपना ही, मतलब आयरन आयरन के ही एटम कंटेन करता है। ऐसा नहीं है कि आयरन सोडियम के एटम को करेगा, है ना, क्लोरीन के एटम को करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसे ये हार्ड लग रहा होगा अभी आप लोग को, पर समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो आयरन जो आपका एलिमेंट है वो आयरन के ही एटम को कंटेन करता है, समझ आया। ठीक है, आयरन जो एलिमेंट है, देखो आयरन एलिमेंट आयरन एटम से ही बनता है, समझ आ गया। ठीक है, चलो इसे रिपीट करके देख लेना जिनको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, एलिमेंट समझ आ गया, व्हाट इज एलिमेंट। तो हम डेफिनेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी डेफिनेशन दी है, जो मैंने कहा है वो लिखोगे। ओके, Till more than 114 elements have been found. Out of this, 92 elements are present in nature and the rest have been synthesized by scientists in laboratory. ठीक है, तो देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको बता दिया। तो ऐसे ही आयरन जैसे ही बहुत सारे एलिमेंट हमारे नेचर में पाए जाते हैं। सो कुल अगर हम देखें तो पूरे 114 एलिमेंट अभी तक फाउंड हो गए हैं और अभी 4 और ऐड हुए हैं, 118 है पूरे एक्चुअली में। तो 118 एलिमेंट पूरे फाउंड हो गए हैं, उसमें से 92 एलिमेंट जो है ना वो अपने से बनाए साइंटिस्ट ने, नेचर ने नहीं बनाया है, अपने से बनाया 92, और बाकी के सब नेचर में पहले से प्रेजेंट है, समझ आया। ये सारी क्वांटिटी याद रख लेना, कभी कभी एग्जाम में आता है। ओके, ठीक है। एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टी,
जो भी एक एलिमेंट है, देखो एलिमेंट के एग्जांपल होते हैं सोडियम, क्लोरीन, आयरन, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट है उनके पास अपनी खासियत होती है, अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। दिस प्रॉपर्टी हेल्प इन आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स आर फाउंड इन द ऑल स्टेट कंप्लीट टेबल 3.2 बाय फिलिंग सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट। हाँ ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, एलिमेंट कोई भी स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं, वो गैस में भी प्रेजेंट होते हैं। गैस में प्रेजेंट होने वाले हमारे एलिमेंट कौन से हो जाते हैं, हाइड्रोजन हो जाता है। ऐसा एलिमेंट कौन सा है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, मर्क्यूरी होता है ना, ब्रोमाइन होता है ना। एंड अगर सॉलिड स्टेट में बात करें तो आयरन होता है, गोल्ड होता है, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे आपको टेबल कंप्लीट करना है, जो स्टेट का ही करके जो मैंने आपको बताया ना वो आपको खुद से करना है। अब यहाँ पे सिल्वर गोल्ड दिया हुआ है, जो जो मैंने बताया वही दिया हुआ है यहाँ पे। तो जितनी चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं वो आप ढूंढ के लिखोगे, ओके, इसे कंप्लीट करना, ठीक। आगे देखते हैं। एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे हैव अ special luster. Normally they are solid like gold, silver, iron, but mercury is a metal that is normally found in liquid state at room temperature. अब देखो एलिमेंट जो है, ठीक है, हमारे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके पास अपने खुद के एटम्स होते हैं, ठीक है, अपने खुद के एटम्स से वो बने होते हैं। तो एलिमेंट्स को हमने फर्दर डिवाइड किया, फर्दर डिवाइड मतलब और उनको डिवाइड किया उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी को देख के, ठीक है। तो एलिमेंट्स को तुम डिवाइड करोगे किसमें, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या है, मेटल्स तो सबने सुना होगा अपनी डेली लाइफ में, है ना, मेटल तो सब सुनते ही हैं। तो मेटल और नॉन मेटल एक्चुअली में क्या होता है, तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की और कुछ कुछ नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे आपकी सारी प्रॉपर्टीज दी गई हैं, उसे हम अभी देख लेते हैं। बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखो अगर हम मेटल एंड नॉन मेटल की बात करते हैं, सॉरी, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये होता है तुम्हारा कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो मेटल्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ओके, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ओके। तो जो मेटल हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को कंडक्ट कर रहे हैं, कंडक्ट मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ओके, जाने दे रहे हैं अपने आप। नॉन मेटल की बात करें तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। नॉन मेटल ईजिली क्या बोले, कभी कभी नहीं लेकिन कभी कभी हार्डली अपने में से कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट, ठीक है। ये हमारी हुई फर्स्ट प्रॉपर्टी कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द हीट, ठीक है। अब अगर हम सेकंड की बात करें तो मेटल्स आर ब्रिटल और हार्ड। ब्रिटल और हार्ड मतलब मेटल्स बहुत ही हार्ड होते हैं, ठीक है, मेटल्स बहुत ही हार्ड होते हैं। पर इसमें एक और एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। क्या अपवाद है कि मर्क्यूरी एक मेटल है लेकिन वो हार्ड नहीं है, वो लिक्विड होता है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है धीरे धीरे, और उसके जितने भी चीज़ें हैं जैसे मर्क्यूरी, ब्रोमाइन, तो ये सब एक्सेप्शन भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो मेटल्स फर्स्ट हमने बात की गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, एंड सेकेंड मेटल्स के बारे में ये बात की कि दे आर हार्ड, और एक्सेप्शन क्या है हमारा, मर्क्यूरी इज अ मेटल विच इज फाउंड इन अ लिक्विड state at a room temperature, okay। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, ओके। सो थर्ड प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स अकर इन ऑल थ्री स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। अब देखो जो हमारे मेटल्स है ना उसमें मर्क्यूरी को छोड़ के सारे मेटल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी एंड गैस में भी, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा सल्फर जो कि एक नॉन मेटल है और वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है जितने भी आपके एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे हमारा ब्रोमाइन है, ओके, ब्रोमाइन क्या होता है मैंने आपको बताया था, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और वो भी एक नॉन मेटल है, ठीक है। और हमारा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये भी क्या है, एक नॉन मेटल है एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन द गैसियस फॉर्म, ओके। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ, यस, हमने बात कर ली थी कि नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, समझ आया। टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, ओके। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है सबसे पहले कि मेटल को हमने सब डिवाइड किया इनटू अ मिक्सचर एंड अ प्योर सब्सटेंस, पीएस। देन पीएस को हमने फर्दर डिवाइड किया इनटू एलिमेंट्स
एंड व्हाट एंड कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। उसके बाद एलिमेंट को हमने फर्दर डिवाइड किया इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, समझ आया? पहले हमने पढ़ा मिक्सचर, फिर हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंस, फिर एलिमेंट, एलिमेंट को फर्दर डिवाइड करने के बाद हमने पढ़ा मेटल, नॉन मेटल। अब हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड। व्हाट इज अ कंपाउंड? तो देखो, कंपाउंड, कंपाउंड बहुत इजी चीज है, समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। कंपाउंड क्या होता है एक्चुअली में? ठीक है, सब जानते होंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में आपको बता रही हूँ क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपने लिया 2 एलिमेंट्स। ओके, 2 एलिमेंट चूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया सोडियम, इस साइड ले लिया हमने सोडियम, प्लस हमने ले लिया क्लोरीन। ओके, सोडियम एंड क्लोरीन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में मोर देन 1 एलिमेंट्स आर रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ओके, केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली में ये होता है कि 2 सब्सटेंस या 2 से ज़्यादा जो हमारे एलिमेंट है वो साथ में रिएक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे हमने लिया सोडियम जो कि है एक एलिमेंट, और हमने लिया क्लोरीन जो कि है एक एलिमेंट। जब ये साथ में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट मतलब जब इन्हें साथ में मिलाया जाएगा तो ये क्या बनाएंगे? एक नया सब्सटेंस जिसे हम बोलेंगे NaCl। एंड NaCl सबने सुना होगा, इट इज कॉल्ड अ कॉमन सॉल्ट। व्हाट इज अ कॉमन सॉल्ट? जो घर में नमक रहता है उसे हम NaCl बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे जो NaCl बन रहा है हमारा 2 एलिमेंट के मिलने से, इसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। ठीक है, NaCl को हम क्या बोल रहे हैं? कंपाउंड, बिकॉज ये 2 एलिमेंट के रिएक्शन से बना है। समझ आया? व्हाट इज अ कंपाउंड? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस which is formed by the reaction between 2 or more than 2 elements। समझ आ गया? जो मैंने डेफिनेशन बोला उसे आप लिखोगे। ओके, अब हम देखते हैं आगे। कंपाउंड हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका दिया है मॉलिक्यूल। ओके, अब हमें पढ़ना है मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। देखते हैं। व्हाट इज एयर? एन एलिमेंट, कंपाउंड और अ मिक्सचर। अच्छा देखो, एयर मैंने अभी हमने क्या पढ़ा? एलिमेंट पढ़ चुका है हमने, कंपाउंड भी पढ़ चुका है, मिक्सचर भी पढ़ चुका है। अब बताओ कि ये एयर जो है, जो हवा है, वो एक्चुअली में है क्या? क्या वो एक एलिमेंट है? क्या वो एक कंपाउंड है? क्या वो एक मिक्सचर है? ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कंपाउंड और मिक्सचर में कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि वो एलिमेंट तो हो नहीं सकती, बिकॉज एयर में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, है ना, एक ही चीज़ें नहीं पाई जाती है। और एलिमेंट होने की क्या नीड होती है एलिमेंट होने की? कि वो एक ही सब्सटेंस से बना होना चाहिए। तो एयर तो एक सब्सटेंस से नहीं बनी है। देखो एयर में क्या क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, तो क्या एयर कंपाउंड है? क्या एयर मिक्सचर है? देखते हैं आगे क्या है एयर। टिल 200 ईयर एगो एयर वॉज कंसिडर्ड टू बी एन एलिमेंट। अच्छा, 200 साल पहले एयर को हम एलिमेंट समझते थे। क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि एयर एक चीज़ से ही बनी है और वो है ऑक्सीजन। बट scientists have now proved that air is not an element but it is a mixture of nitrogen, मैंने बताया था आपको, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, बहुत सारी चीज़ें होती है, वाटर वेपर भी होते हैं इसमें, मैनी अदर गैसेस। ठीक है, तो एयर एक्चुअली में हमारी होती है मिक्सचर। ठीक है, क्या होती है? मिक्सचर। अभी कंपाउंड क्यों नहीं होती? अगर हम डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर, देखो धीरे धीरे समझ आते जाएगा कि कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस क्या है। अभी कंफ्यूज मत हो, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। ठीक है, एलिमेंट एंड कंपाउंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एन पार्टिकल्स। ठीक है, तो एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स। तो हम जानते हैं कि जितनी भी चीज़, पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स मतलब सबसे छोटी चीज। पार्टिकल्स को हम एटम्स भी बोल सकते हैं, है ना। सबसे छोटी चीज, यूनिट थिंग जो होती है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट थिंग जो होती है, उसे हम बोलते हैं पार्टिकल्स और एटम। तो डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यस वी नो। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टी ऑफ एन पार्टिकल्स ऑफ वाटर विल बी द सेम, बट वाटर पार्टिकल्स एंड आयरन पार्टिकल्स विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यस वी नो। देखो अगर तुमने वाटर का एक पार्टिकल लिया, नॉट एटम ना, वाटर का एटम नहीं होता, वो कंपाउंड है। तो अगर हमने, हाँ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, पार्टिकल्स और एटम के बीच में क्या डिफरेंस है? एलिमेंट्स के एटम होते हैं,
कंपाउंड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। कंपाउंड के पार्टिकल्स एलिमेंट के व्हाट एटम्स होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर तुम आयरन का कोई एटम ले लिए और तुमने वाटर का एक पार्टिकल ले लिए तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो बहुत ही डिफरेंट होगी। वाई? क्योंकि वो आयरन है, आयरन ही रहेगा, ये वाटर है, वाटर ही रहेगा। वाटर आयरन नहीं बन सकता, आयरन वाटर नहीं बन सकता। समझ आ रहा है? ठीक है। These particles are so tiny that they cannot be seen even by a good quality microscope. A crystal of salt is made up of billions of particles. These smallest particles of substance can be atoms or a molecule. Okay. So what is the difference between atom and molecule? If two atoms are combined with each other, then this is called a molecule. ठीक है। जब दो एटम साथ में मिल जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जब एक ही एटम रहता है, अकेले रहता है, तो उसे हम एटम बोलते हैं। ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि हम ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसे ना तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ना तो लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा जूम कर सकता है, तो कोई भी माइक्रोस्कोप से दिखते नहीं है, है ना। सबने नमक खाया होगा, तो नमक के जो क्रिस्टल होते हैं ना, छोटे छोटे क्रिस्टल, वो एक्चुअली में 1000 lakhs ऑफ पार्टिकल्स से बने हुए हैं। अब सोचो वो उतना छोटा है तो उसके पार्टिकल्स कितने छोटे होंगे, है ना। तो ये सब सोचो तुम कि क्या होना चाहिए इन लोग के बीच में डिफरेंस, समझो तभी समझ आने वाला है। ठीक है। एन एलिमेंट हैव द सेम टाइप ऑफ एटम्स, यस हमने पढ़ लिया, बार बार रिपीट कर रहा है वही। इन सम एलिमेंट्स दिस एटम्स कैन एग्जिस्ट ऑन देयर ओन इन अ फ्री स्टेट एंड इन अदर they can be only exist in a combination with other atoms. Okay, हमने पढ़ा है ये, yes. This combination are known as a molecule. Okay, कुछ नहीं है यहाँ पे, देखो मैं सीधा तुम्हें समझा देती हूँ, ये पढ़ने की हमें समझ जरूरत नहीं है कोई। देखो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एक आयरन का एटम लिया, ये आयरन का एटम है, ओके, और ये भी एक आयरन का एटम है। ठीक है, ये एक आयरन का एटम है, ये एक आयरन का एटम है। जब ये दोनों एटम साथ में आ गए, साथ में मिल गए, तो इन्होंने क्या बनाया, साथ में मिल गए तो इन्होंने बनाया आयरन का मॉलिक्यूल, आयरन का मॉलिक्यूल। समझ आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल? ये बहुत इजी है, जब दो एटम साथ में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। समझ आ गया? चलो ठीक है, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया, आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए और उनके सिंबल दिए हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरा आप याद करके लाओगे कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम, मॉर्गन, बोरॉन, फ्लोरीन, हीलियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, नियॉन, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, जिंक। ठीक है, ये सब के सिंबल याद करोगे, एंड ऑल्सो इनके लैटिन नेम भी याद करने हैं, लैटिन नेम आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सब आप याद करेंगे। समझ आ गया आपको? चलो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। ओके, अब ये फॉर्मूला क्या है? अ सिंबल रिप्रेजेंट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट वेयर फॉर्मूला रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लोचा हो गया, अ सिंबल रिप्रेजेंट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होने वाली है बच्चों आपको, ठीक है, डरो मत, मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे ही आपने ये याद कर लिया ना, तो जो मैं बोलूँगी आपको वो समझ आ जाएगा। तो मैं प्रीफर करूँगी कि सबसे पहले आप ये सब पूरा अच्छे से याद कर लो, ठीक है, फिर ये समझ आने वाला है। ओके, तो मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने याद कर लिए हैं कि एल्यूमिनियम का सिंबल एल होता है, ऑर्गन का AR होता है, ठीक है, वही सब तो आपने याद कर लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंबल एंड फॉर्मूला। द फॉर्मूला ऑफ एन molecule indicate the number of an atom of each constituent element contained in it. The number of an atom is shown at the foot of the symbol of each element. Some elements occur in free state as atom and some in the form of molecule. To represent an atom, only its symbol is used. For example, the symbol of helium is He, meaning He. Its molecule is made up of only one atom, so its formula is He. In the case of such substance,
देयर इज सो नीड टू राइट 1 एट द फुट ऑफ द सिंबल। समझ आया? नहीं आया होगा, मैं समझाती हूँ, मेरा वही काम है। देखो यहाँ पे एक्चुअली में ये बोला जा रहा है, जैसे कि आप एटम जानते हो, व्हाट इज द एटम? सब जानते हैं व्हाट इज द एटम। सो एटम्स हम जानते हैं, ठीक है, एटम्स यूनिट थिंग होते हैं एलिमेंट को बनाने में। सो अगर, ठीक है, एटम जानते हो, एलिमेंट भी जानते हो तुम, एलिमेंट लिखो यहाँ पे, हम एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं अभी। एलिमेंट लिखा, ठीक है। तो हम एलिमेंट एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे आयरन फिर से ले लिया, ठीक है, आयरन हमने फिर से ले लिया, आयरन लिख दो यहाँ पे, ठीक है, आयरन ले लिया यहाँ पे हमने। तो आयरन, आयरन का सिंबल क्या है? Fe। आयरन का सिंबल क्या है? Fe। अब सिंबल का मीनिंग क्या है कि आयरन के अंदर जो एटम है उसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। आयरन के अंदर की जो मेटल है उसे हम इस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ले लिया, अगर आप आयरन की जगह तुम ना क्लोरीन लेके बताओ, क्लोरीन एक बार देखते हैं अपन, हाँ क्लोरीन देखते हैं, आयरन तो अभी लिया था हमने, एक बार हम क्लोरीन लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन का सिंबल मुझे याद है, आपको भी याद करना है, क्लोरीन का Cl होता है, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ पे मैंने लिखा और इसका सिंबल क्या है? Cl। तो Cl का डिनोट कर रहा है, सिंबल का डिनोट कर रहा है, उसके अंदर के एटम को डिनोट कर रहा है। बट अगर तुम बोलो कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखो, क्लोरीन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखो, ठीक है, या फॉर एग्जांपल कोई बोला कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिख के बताओ मेरे को, तो मॉलिक्यूल क्या होता है? 2 एटम से बनता है। तो तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे? क्या लिखोगे? क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है वो 2 एटम से बना है, ठीक है, जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है वो क्या है? 2 एटम से बना हुआ है। बट अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन का जो मॉलिक्यूल है वो एक ही एटम से बना होता है, इसलिए इसके एटम को भी हम Fe लिखते हैं और इसके मॉलिक्यूल को भी हम Fe लिखते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, समझ आ गया। मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि सिंबल जो होता है कोई भी एलिमेंट का, वो उसके एटम को डिनोट करता है, और जो उसका फॉर्मूला होता है, मीनिंग उसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल का जो सिंबल हो रहा है, फॉर्मूला हो रहा है, देखो मॉलिक्यूल के सिंबल को हम फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है वो मॉलिक्यूल को डिनोट करता है। समझ आ गया? इजी है बहुत, तो और रिपीट करके देखो, समझ आ जाएगा। समझ आया फॉर्मूला और ये सिंबल क्या होते हैं? ठीक है, चल आगे देखते हैं। यस, टू शो अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, ठीक है, तो यहाँ पे to show a molecule of chlorine we use the numeral 2 at the foot of its symbol। ओके, तो यहाँ पे हम एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला गया कि तुम क्लोरीन का सिंबल लिखो, तो आप Cl लिखोगे, ठीक है। और अगर बोला जाएगा तुम क्लोरीन का फॉर्मूला लिखो, तो आपको क्या करना है? फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखना है आपको। तो आपको क्लोरीन के फुट मतलब पैर के साइड में नीचे में 2 लगा देना है, ठीक है, क्योंकि हम उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। समझ आ गया आपको? बहुत सारी चीज़ों में 3 भी लगाते हैं, 4 भी लगाते हैं, पर जो क्लोरीन है ना वो 2 क्लोरीन एटम से ही बनता है उसका मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई वी यूज 2। ओके, मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल 2 एटम्स के मिलने से ही बनता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके डेफिनेशन में है ऐसा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। वो 3 के मिलने से भी बन सकता है, 4 के भी मिलने से बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, वो हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ओके, हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या दिया गया है? देखो, मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस, molecule of phosphorus and sulfur are made up of 4 and 8 atoms respectively। देखो मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी एटम, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल में 2 ही एटम प्रेजेंट होने चाहिए। अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी एटम या एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, तो उसमें 5 भी एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, 6 एटम भी प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो एक्चुअली एटम्स के नंबर बताते हैं।
their molecules are represented by P4 and SA। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोला जाएगा कि आप फॉस्फोरस का फॉर्मूला लिखो, फॉस्फोरस का फॉर्मूला मतलब फॉस्फोरस जो नेचुरली अकर्ड होता है, अगर वो लिखो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे P4। ठीक है, तो वो फॉर्मूला होता है बिकॉज जो फॉस्फोरस है वो 4 एटम्स कंटेन करता है, मतलब उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो 4 एटम साथ में मिलते हैं और फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। समझ आ रहा है? Okay, the number of atoms are present in molecules and elements is known as atomicity। Yes, this phenomena is very 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 important। ठीक है, एटॉमिसिटी में बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। एटॉमिसिटी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है एक्चुअली में। एटॉमिसिटी इज सिंपली अ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन एलिमेंट। ओके, तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने एग्जांपल लिया फॉस्फोरस का, हम फिर से एग्जांपल लेते हैं, 1 मिनट या तो फॉस्फोरस का हम फिर से एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने फॉस्फोरस लिया तो फॉस्फोरस P4 में था, P4 में था या P5 में था, बताओ। P4 में था ना? हाँ, P4 में था, P4 में था। तो यहाँ फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल है उसके पास कितने एटम प्रेजेंट है? 4 एटम प्रेजेंट है। तो 4 क्या हो गया? फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी हो गई। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स। एटॉमिसिटी मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम्स। समझ आया? यस, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, समझ आ गया? इसे नोट करो जल्दी से। ठीक है, तो हमने एटॉमिसिटी भी पढ़ा और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूल का कैसे, मॉलिक्यूल जो है, जो बन रहा है एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल, तो उसका फॉर्मूला आपको लिखना है। तो ये बहुत इजी टेबल है, मैं आपके लिए थोड़ा सा फिल कर देती हूँ जिससे आपको इजी होगा। देखो यहाँ पे एलिमेंट क्या है? ब्रोमाइन दिया है, इसका सिंबल क्या है? Br है। एटॉमिसिटी भी दी है 2। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे? एक सिंबल आपका Br है, तो आपको पता है कि इसकी एटॉमिसिटी है 2, मतलब एटॉमिसिटी मतलब इसका जो मॉलिक्यूल बनने वाला है वो 2 ब्रोमाइन कंटेन करेगा, 2 ब्रोमाइन कंटेन करेगा। तो आपको जो बस क्या करना है? Br लिखना है और उसके फुट में 2 लगा देना है, बहुत ईजी। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br2। ठीक है, Br2। अगर यहाँ पे आयोडीन का दिया हो तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? सिंबल दिया है और यहाँ पे फॉर्मूला दिया है। तो सिंबल भी दिया है, फॉर्मूला भी दिया है, तो उससे एटॉमिसिटी आप निकाल सकते हो। फॉर्मूले में आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि आयोडीन के नीचे में 2 है, मतलब इसका मॉलिक्यूल 2 एटम्स कंटेन कर रहा है आयोडीन के, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हुई? 2 हुई। बहुत ईजी है, इसको समझो और अच्छे से करो। ठीक है, अच्छे से आ जाएगा तुमको। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ओके, ये पैराग्राफ तो मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ। तो ऑल कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। यस, सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। आपको तो समझाना होगा ना। चलिए देखते हैं कैसे और कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल आपने एक कंपाउंड लिखा, ठीक है, कंपाउंड जैसे हमने लिख दिया फॉर एग्जांपल ओके CuCl2। ठीक है, CuCl2 जिसका नाम होता है कॉपर क्लोराइड। नहीं, आई थिंक ये हम नहीं लेते, हम लेते हैं यहाँ पे, लेट मी 1 मिनट, कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं। ओके, कैल्शियम क्लोराइड लिया आपने, तो यहाँ पे देखो कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और यहाँ पे क्लोरीन का 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स जब साथ में मिलते हैं ना, डिफरेंट एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल जब साथ में मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, देखो दे आर रिप्रेजेंट बाय देयर मॉलिक्यूल्स फार्मूला, तो इसलिए हम उनको मॉलिक्यूलर फार्मूला से करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला? क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला? एक मॉलिक्यूल बहुत से एटम कंटेन करता है, तो
तो जो सब्सटेंस है वो उसके मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है उसको डिनोट करने के लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं, है ना। We have the compound are made up of two or more than two elements in a fixed ratio. Yes. Therefore, to write the formula of compound, we need to know its constituent element and how many atoms of each element are present in molecule. अब देखो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखने के लिए तुम्हें उसका सिंबल की जरूरत पड़ती है कि हम उस एलिमेंट को दिखा कैसे रहे, और हमें ये जरूरत पड़ती है कि उसके पास कितने एटम्स हैं अपने मॉलिक्यूल के। अगर ये तुम्हें पता चल गया तो तुम फॉर्मूला बहुत ईजिली बना दोगे, ठीक है। लेट अस कंसीडर दिस बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ वाटर। अगर तुम वाटर का एग्जाम्पल लेते हो सो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मीनिंग क्या होता है, इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे जो CaCl2, देखो जो यहाँ पे CaCl2 है ना, ये कंपाउंड है। तो CaCl2 का अगर तुम एक मॉलिक्यूल लेते हो, CaCl2 का तुम एक मॉलिक्यूल, जैसे CaCl2 का मॉलिक्यूल इसी से बनेगा, CaCl2 से ही, तो इसका अगर तुम मॉलिक्यूल एक लेते हो तो यहाँ पे वो एक कैल्शियम का एटम अपने पास रखता है और एक क्लोराइड के 2 एटम अपने पास रखता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आपको और लगेगा, बट एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया NaCl, तो NaCl किससे बनेगा, NaCl का आप मॉलिक्यूल लिख के बताओ। NaCl का क्या मॉलिक्यूल होगा, NaCl का एक मॉलिक्यूल क्या होगा, NaCl से ही तो बनता है ना, है ना। NaCl से तो बनता ही है, पर वो NaCl से बनता है। मैं ये बोल रही हूँ Na और Cl डिफरेंट थिंग से तो वो बनता ही है, पर साथ में अगर लिखोगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। आपको भी थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आएगा, ओके। इन सिमिलर वे द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अगर तुम एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो तो किससे बना है, कार्बन से बना है। 1 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है। अगर तुम्हें बोला जाए फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें यहाँ पे बोला जाए कि हमारे पास है यहाँ पे अमोनिया, अगर हमारे पास है यहाँ पे अमोनिया NH3 जिसका फॉर्मूला होता है अमोनिया का, अमोनिया, ओके। अमोनिया तो ये किससे बना है, अमोनिया का अगर तुमने एक मॉलिक्यूल लिया NH3 तो वो कितनी एटम से बना है, तो तुम इजीली बता दोगे, यस मैम। सो द 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया मीनिंग NH3 इज मेड अप ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन। समझ आया, इजी, ओके। चलो हाँ, तो ऐसे नहीं जाने दूंगी। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ समझाई ना कि आप कैसे लिखते हो उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स का नाम, तो मुझे ये भी लिख के बताना कि आप H2O का कैसे लिखोगे, NaCl का कैसे लिखोगे, H2SO4 का कैसे लिखोगे, ठीक है। ये सब आपको बताना है कि इनके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी लिख के बताया वैसे ही आप लिखोगे, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया कंपाउंड, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स, फॉर्मूला, ओके। बहुत ईजी है यहाँ पे, देखो अभी हमें बोला जा रहा है तुम्हें कि तुमने पहले सल्फर डाइऑक्साइड तुम्हें दिया कि ये कंपाउंड है और इसमें कौन कौन से एलिमेंट काम आ रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट से बना है, एक तो सल्फर से बना है और एक अपना है ऑक्सीजन से बना है। तो अगर हम देखें तो सल्फर के कितने एटम्स हैं, 1 एटम प्रेजेंट है सल्फर डाइऑक्साइड में, और यहाँ पे हमें ये भी दिया है कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है। तो हमें इतना सब कुछ बता दिया, तो हम क्या ये नहीं लिख सकते कि सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम, तो ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। समझ आया। अगर हम ऐसे ही दूसरा देखें जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हम अभी बनाने वाले हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो H हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, एक सल्फर प्रेजेंट होता है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 2, सल्फर के कितने एटम प्रेजेंट है, 1, और ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 4। तो कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखते हैं हम, H2SO4। समझ आया, ऐसे लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है, तो आपको फॉर्मूला लिखना है। मैंने आपको 2 बता दिया है, बाकी सब आपको खुद से करना है। समझ आ गया। आगे देखते हैं। और देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस कुछ हो रहे हैं। अब हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ओके।
व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। तो मैं इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया दो एलिमेंट हम लेते हैं कभी भी केमिकल रिएक्शन में, एक हमने ले लिया आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। और सल्फर ले लिए, सल्फर का सिंबल क्या होता है? S। अगर हम आयरन और सल्फर को मिलाते हैं तो हमें मिलता है आयरन सल्फाइड। क्या मिलता है? आयरन सल्फाइड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आयरन सल्फाइड मिल रहा है हम लोग को। ये देखिए आयरन सल्फाइड, रुक जाओ, ये आयरन सल्फाइड दिख रहा है, ठीक है। इसका नाम भी है आयरन सल्फाइड। नाम भी याद रखना किसे क्या बोलते हैं। मैं फिर से आपके लिए लिख के दे रही हूँ, देखो आयरन प्लस सल्फर, तो ये क्या बनेंगे? आयरन सल्फाइड। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दो एटम कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं आपस में। तो मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ हम जोड़ते हैं तो उसके लिए हम ये वाला साइन लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्लस का साइन। तो इसलिए हमने प्लस का साइन लगाया, ठीक है। और एरो क्यों लगाया? क्योंकि जब ये जुड़ गए तो इन्होंने क्या बनाया? ये बनाया। तो जो बनाया उसको बताने के लिए हम एरो का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो, जो पहले के एलिमेंट जो मिक्स हो रहे हैं साथ में एक कंपाउंड बनाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, ठीक है। और जो बन रहा है हमारा लास्ट में, उसे तो हम कंपाउंड बोलते ही बोलते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में हम उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत ही इजी थिंग्स है, आपको जल्दी समझ आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गया? तो यहाँ पे ऐसे करके बहुत सारे आपकी केमिकल रिएक्शन है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 में क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट होते हैं। मतलब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल दो एटम्स कंटेन करता है। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन की बात करें तो उसका एक मॉलिक्यूल एक ही कार्बन क्या करता है? उसके पास होता है। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं, मतलब प्लस होते हैं, जुड़ते हैं, तो क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आया? यहाँ पे भी वही, तुमने आयरन और सल्फेट को हीट किया, दोनों को मिक्स किया, तो तुम्हें क्या मिला? आयरन सल्फाइड, ठीक है। समझ आ गया आपको? तो ऐसे ही करके ये पूरे केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। समझ आ गया? चलो, अब तुमने ये केमिकल रिएक्शन तो देख ही लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम H2O, ठीक है, अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग? दो सब्सटेंस को जोड़ रहे थे। पर क्या होगा अगर हम एक कंपाउंड को जला दे, मतलब हीट कर दे। तो अगर हम वाटर को हीट करते हैं, बहुत देर तक हीट करते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वाटर H2 प्लस O2 में टूट जाता है। मतलब उसमें से हाइड्रोजन गैस भी निकलने लगती है, ऑक्सीजन गैस भी निकलने लगती है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी कंपाउंड को गर्म कर रहे हो तो एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे उसकी जो भी एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल NaCl, अगर तुमने NaCl को गर्म किया करते गए बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि NaCl क्या होता है? एक आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो NaCl जो एक आयनिक कंपाउंड है, उसे ना बहुत हीट चाहिए होती है टूटने के लिए। तो अगर तुमने वो हीट दे दी NaCl को, तो वो क्या होगा? Na मतलब सोडियम और क्लोरीन में टूट जाएगा। समझ आया? एलिमेंट में टूट जाएगा। ओके, बहुत ईजी है, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ऐसे करके ये पूरा कंप्लीट कर लिया है कि हम केमिकल रिएक्शन कैसे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपकी एक और चीज़ दी गई है, बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन भी हम देखेंगे, चिंता मत करो। एक लॉ है, ठीक है, एक फॉर्मूला है। मतलब एक साइंटिस्ट है हमारे, उन्होंने ये कहा कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई भी एनर्जी अपने से क्रिएट नहीं हो जाती और अपने से गायब नहीं हो जाती, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भूत नहीं होता है ना, कोई भूत नहीं होता कि तुमने जैसे फॉर एग्जांपल वो एक्चुअली में ये कहना चाहते हैं कि तुमने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को मिक्स किया तो तुम्हारा वेनिला नहीं बन जाएगा, है ना। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को मिक्स किया तो वेनिला नहीं बनेगा, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का मिक्स बनेगा, ठीक है। मैं एक चीज़ बता रही हूँ तुम्हें जिससे समझ में आ जाए तुम्हें। फॉर एग्जांपल अगर तुम आयरन
और ऑक्सीजन को जोड़ रहे हो तो तुम्हारा सल्फर नहीं बन जाएगा, तुम्हारा आयरन ऑक्साइड ही बनेगा, ऐसा कहना चाह रहे हो, है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी एनर्जी जो है कभी भी गायब नहीं हो जाती और कहीं से भी आ नहीं जाती, है ना। तो इसलिए जब हम H2O को गर्म किए, जब भी हम H2O गर्म किए, हमें मिला हमारा हाइड्रोजन और हमें मिला अपना ऑक्सीजन, तो क्योंकि हमारे साइंटिस्ट साहब भूत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते, तो उन्होंने ऐसा कहा है कि देखो, जब तुमने यहाँ पे तुम्हारा वाटर जो था वहाँ पे थे दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन तुम्हारे पास थे और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन तुम्हारे पास था। तो जब तुमने इसे गर्म किया तो तुम्हारे पास 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन आ गया। मतलब एक एटम कहाँ से आया? भूत ला दिया क्या? नहीं, एक एटम क्यों आया? बिकॉज ऑक्सीजन तो निकला ही निकला, पर एक एटम कहाँ से आया? हाँ, कहाँ से आया? देखो एक्चुअली में ऐसा ये होता है, H2O में एक्चुअली में हम उसका फॉर्मूला वैसे लिखते हैं बिकॉज उनके स्ट्रक्चर वैसे होते हैं, लेकिन जब वो टूट जाते हैं तो वो अपने अपने फॉर्म में निकल जाते हैं और उनका एक स्ट्रक्चर वापस आ जाता है। ठीक है, वापस क्या आ जाता है? क्योंकि देखो, अगर वो जुड़े हुए हैं तो कुछ एनर्जी शेयर कर रहे होंगे, तो वो टूट जाते हैं तो अपने अपने स्टेट में वापस आ जाते हैं। लेकिन हम ऐसे समझाएंगे तो नहीं ना हर जगह कि यहाँ पे तुम्हारा 2 H2 था, यहाँ पे तुम्हारा 1 O था, तो यहाँ पे तुम्हारे 2 O आ गए, है ना। 2 तो आ नहीं सकते तुम्हारे, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, हमेशा इसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस क्या करते हैं? बैलेंस मीनिंग ये होता है कि नंबर ऑफ एटम इन द बोथ साइड मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइड और यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइड में सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं? 2 एटम्स प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के 1 एटम्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स प्रेजेंट है। तो कैसे हम बैलेंस करेंगे? यहाँ पे तुम 2 लगा दो, 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दो और हो गया। ठीक है, कैसे? देखो, हाइड्रोजन के अब यहाँ पे 4 एटम्स प्रेजेंट हो गए, यहाँ पे 4 एटम्स हो गए, ऑक्सीजन के 2। अगर तुम्हें ये बैलेंसिंग समझ नहीं आई तो चिंता मत करो, धीरे धीरे करके सीख जाओगे। ठीक है, ओके। तो ये आपका होमवर्क है कि ये पेज आपको खुद से पढ़ के आना है पूरा। जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने एक्चुअली में किया क्या था, और एक्सरसाइजेस के लिए हमने नोट्स पूरे भेज दिए हैं, आप उसे नोट करो और जल्दी से अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ओके गाइस, सो आई थिंक आपको आज का सेशन बहुत ही इंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इफ इन केस यू लाइक दिस सेशन देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।